नमस्कार देवी और सज्जनों। मुझे जानकर बड़ा गर्व हुआ कि हमारा ये देश पोलियो जैसी घातक बीमारी से मुक्त हो चुका है। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे फिजिक्स में होने वाली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के पोलियो से आज तक जूझ रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है मेरा कि कोई भी बच्चा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसी पोलियो की 2 खुराक से रहे। आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। So hello Farmalians, I hope that you all guys are doing well, great and awesome. तो फिजिक्स में होने वाले पोलियो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की एक ड्रॉप को पूरी तरह खत्म करने के बाद आज इस पोलियो को जड़ से खत्म करेंगे और देखेंगे पोलियो की इस दूसरी ड्रॉप के अंदर क्या क्या राज घुले हुए हैं। वेल, इस पोलियो की दूसरी ड्रॉप का नाम है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन को लेकर के हमारे मन में सिर्फ एक नहीं कई सवालों की उत्पत्ति होती है। That what is integration? इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्यों है, अगर इंटीग्रेशन है तो इसकी जरूरत कहां पड़ती है, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये है भी तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्यों x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ व्हाट इज इंटीग्रेशन। सो अगर किताबी ज्ञान की बात करें तो किताब कहती है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बट बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आसान भाषा में अगर तुम लोग समझो तो इंटीग्रेशन एक ऐसा कैलकुलेटिव मेथड है जो तुम्हें 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के सारे चेंजेस का एक कंबाइन वैल्यू देता है। मतलब जहां पे चीजें इकट्ठा होना चाह रही हैं, जहां पे चेंजेस इकट्ठा हो रहे हैं और उन चेंजेस का तुम्हें एक निचोड़ चाहिए, उन सब का एक समेशन चाहिए, उन सबको जोड़ना है, तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इंटीग्रेशन आसान कर देगा। इंटीग्रेशन वही कैलकुलेटिव टर्म है जहां पे तुम बहुत सारे चेंजेस को एक साथ समेशन करते हो, जोड़ते हो। बट फॉर्मालियंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे तुम्हारा पेट सिर्फ बातों से भर दिया जाए। हम तो भैया जब मानते हैं जब हमें एक रियल लाइफ एग्जांपल मिले। तो चलो फिर बंटी और भोला के पास। अब जो लोग बंटी और भोला को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि बंटी और भोला बड़े गहरे मित्र हैं। बंटी होशियार है बट भोला हमारा वाकई भोला है। अब मित्रता इतनी गहरी है कि एक दूसरे के घर पे भी उन दोनों का आना जाना होता रहता है। अब बंटी की मम्मी भोले के भोलेपन का फायदा उठा करके भोला से तो कुछ सामान वगैरह मंगवाती रहती हैं। जैसे हमारी मम्मी तो हमारे साथ क्या करती हैं कि सामान मंगवाती है, साथ में डांट भी पड़ती है कि सामान तो गलत लेके आ गया, लुट के आ गया, ज्यादा पैसे दे करके आ गया। तो कुछ ऐसा ही भोला के साथ भी होता था दैट वो सामान भी लेके आता था और साथ में डांट भी खाता था। तो देखते हैं भोला के साथ में असल में होता क्या था। तो एक दिन की बात है, बंटी की मम्मी ने भोला से मंगवाए 6 केले कि भोला भाई साहब मार्केट जाओ और 6 केले लेकर के आओ। भोला भैया गए और उन्होंने कहा घर आकर के कि मैं 6 रुपए पर केले के हिसाब से केले लाया हूं। कोई दिक्कत नहीं। अब बंटी भैया होशियार, उन्होंने करी मल्टीप्लाई कि 6 केले 6 रुपए के हिसाब से हो गए 36 रुपीज। और भाई साहब बंटी की मम्मी बोली लुट के आ गया, 36 रुपए दे के आ गया। अब भोला को पड़ गई डांट। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन क्या हुआ, बंटी की मम्मी ने कहा कि भाई 2 तो तू लेके आ आपकी बार सेब। कोई दिक्कत नहीं, 2 सेब लेके आ, 3 लेके आ अनार और 4 लिया भाई साहब अमरूद। कोई दिक्कत नहीं। भोला भैया हमारे भोला हैं, उनसे कोई भी काम करवा लो फटाफट कर देंगे। अब क्या हुआ, जब वो मार्केट गया तो घर आकर के बताता है कि भाई मुझे जो सेब मिले हैं वो मिले हैं 2 रुपए पर सेब के हिसाब से, और जो अनार मिले हैं वो मिला है 3 रुपए पर अनार के हिसाब से, और जो अमरूद में लेके आया हूं वो लेके आया हूं 4 रुपए पर अमरूद के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं। बंटी भैया तो अभी भी होशियार ही हैं, तो उन्होंने क्या करा, 2 सेब 2 रुपए के हिसाब से, और 3 अनार 3 रुपए के हिसाब से, और 4 अमरूद 4 रुपए के हिसाब से। लो जी, 4 9 16, 9 4 13 16 कितने हो गए, 29 रुपए। लो जी बहुत बढ़िया, 9 4 13 16 29 रुपए। अब बंटी भैया ने यहाँ भी हिसाब लगा दिया। बंटी भैया होशियार है थोड़े से, तो यहाँ पे भी भोला को डांट पड़ती है कि इतने से सामान के तो 29 रुपए दे के आ गया है, लुट के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, चलो भोला भैया हमारे यहाँ भी थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन भोला भैया जो है ना, अब थोड़ा सा उनका दिमाग खराब सा हो चुका था कि यार मैं सामान भी लाके देता हूँ और ये बंटी की मम्मी मुझे डांटती भी है। अब की बार अगर मुझे सामान मंगवाएंगी तो मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद मुझसे सामान मंगवाना भूल जाएंगी, मुझसे आज के बाद सामान नहीं मंगवाएंगी। तो एक दिन क्या होता है, तीसरा कोई काम होता है और बंटी की मम्मी अब की बार भोला से मंगवाती है चावल। अब चावल जैसे ही बंटी की मम्मी मंगवाती हैं
भोला का दिमाग चलता है। भोला भोले पंच को छोड़ के शरारत के पन में आ जाता है। भोला का एक दोस्त था किराने वाला। वो उस किराने वाले की दुकान पे गया और उसने कहा कि भाई मुझे चाहिए 5 किलो चावल। भोला के बंटी की मम्मी ने कहा था कि मुझे 5 किलो चावल लेके आओ। अब भोला कहता है कि मुझे चाहिए 5 किलो चावल। अब चावल की आती है बहुत सारी वैरायटी। बासमती चावल अलग आता है, पुराना चावल अलग आता है, नया चावल अलग आता है, गुलमोहर का चावल अलग आता है, वगैरह वगैरह दुनिया भर के चावल आते हैं। तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे 5 किलो चावल दे, और चावल ऐसे दे कि उसके अंदर जितनी तेरे पास वैरायटी है उन सारी वैरायटी को डाल दे और एक साथ 5 किलो चावल मिक्स कर दे। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर किसी चावल के दाने का नाम, जो दाम है, वो अलग होना चाहिए। हर चावल के दाने का रेट अलग होना चाहिए, और जितने तूने रेट वाले चावल रखे हैं उन सब की लिस्ट बना करके मुझे दे दे। अब होता क्या है कि भोला जो है वो घर पे जाके बंटी की मम्मी से कहता है कि मैं 5 किलो चावल लेके आ गया और भैया चावल रहे ये। अब बंटी की मम्मी पूछती है कि किस हिसाब से लेके आया चावल तू। अब वो पकड़ा देता है उसे इतनी लंबी लिस्ट बंटी की मम्मी को कि लो जी, ये रही लिस्ट, ये वाला चावल इस हिसाब से, ये वाला चावल इस हिसाब से, ये वाला चावल इस हिसाब से। अब एक 5 किलो की थैली के अंदर कितने चावल हो सकते हैं, और हर चावल के रेट अलग अलग। तो हम तो उसे इनफाइनाइट ही मानेंगे, भाई 5 किलो की थैली के अंदर करोड़ों चावल आ जाएंगे। तो वहां पे तुम देखो, वहां पे तुम ध्यान से देखो, यहां कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है। यहां बंटी भैया भी फेल हो गए। बंटी भैया कह रहे ये क्या करके आ गया तू, ये तो कैलकुलेशन ही नहीं होगी हमसे। अब कर लो ऐड, अब कर लो मल्टीप्लाई, अब कर लो ऐड, इन्हें नहीं होगी भाई। यहां ये वो प्रॉब्लम है जहां हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ये वो जगह थी, ये वो प्रॉब्लम थी, ये वो मुश्किल थी, ये वो समस्या थी जिसने मैथमेटिशियन को बहुत सदियों तक परेशान किया है। अब ये बिल्कुल एल्गोरिथम के बाद हम ये देखेंगे कि ये चीजें अगर हैं तो इनको कैलकुलेट कैसे करा जाता है, और क्या असल जिंदगी के अंदर भी हमें ऐसे काम करने को देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें इस बुक का, अगर तुमसे कहूं कि तुम्हें ये बुक लेके आनी है और तुम्हें 4-5 बुक लेके आनी है, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि उस थैली के अंदर जिसमें तुमने बुक रखी हुई है, इन बुक्स ने कितना एरिया कवर करा हुआ है, तो तुम आसानी से निकाल दो, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तुम इनकी ब्रेथ नापोगे, लेंथ नापोगे और बता दोगे उस थैले के अंदर कितना एरिया इन्होंने घेर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक बुक है, ये लगभग मान लो स्क्वायर शेप की है। अब स्क्वायर शेप की कुछ बुक्स तुमने थैले के अंदर रखी हुई है, तुम उनका भी एरिया फाइंड कर लोगे कि थैले के अंदर उन्होंने कितना एरिया रखा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं एक बात और कि भाई ये इंक की जो डिब्बी है, ये इंक की जो डिब्बी है, इस इंक के डिब्बी का एरिया क्या है? अगर तुम 4-5 इंक की डिब्बी किसी थैली के अंदर लेके आ रहे हो, तो वो थैली के अंदर उन इंक की डिब्बियों ने कितनी जगह घेरी हुई है, कितना एरिया फाइंड करा हुआ है। तो ये निकालना, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन की नॉलेज नहीं है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता है, तो तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी और तुम इस इंक की डिब्बियों का एरिया उस थैली के अंदर फाइंड नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसके ले सकते हैं। लेट्स से किसी इंजीनियर को ये रोड बनाना है, ये रोड बनानी है इस तरह से, ठीक, क्योंकि उस इंक की डब्बी का कोई शेप नहीं था, उसका एरिया तुम्हें मालूम नहीं था, इसका भी कोई शेप नहीं है, इस रोड को बनाना है। अब बताओ उस इंजीनियर को कितना मटेरियल चाहिए इस रोड को बनाने के लिए? नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये एक कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। जिस तरह से वो इंक की डब्बी कहीं पे कुछ और थी, कहीं पे कुछ और थी, उसके एरिया में लगातार चेंज हो रहा था। जिस तरह से चावल के दाने में लगातार चेंज हो रहा है, जिस तरह से इस रोड के एरिया में लगातार चेंज हो रहा है। किसी को इमारत बनानी है, लो जी बना ली इमारत, बताओ कितना मटेरियल लगेगा इस इमारत को बनाने में? नहीं बता सकता। अगर उसे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नहीं बता सकता। मान लो मेरे पास कोई सेब है, और सेब भी हम लेते हैं आईफोन वाला। इस सेब की बात कर लेते हैं जो हमारे भोला भैया लेके आए थे। इस सेब की अगर बात कर लेते हैं, मान लो मेरे पास एक सेब है भाई, और सेब भी है आईफोन वाला, बहुत खतरनाक सेब है। लो जी बन गया आईफोन वाला सेब। अब ये आईफोन वाले सेब की मुझे एरिया निकालना है कि भाई मुझे ये आईफोन वाले सेब जो है थैली में डाल के लेके आने हैं, और ये बताओ उस थैली के अंदर उन सेब का एरिया क्या है।
तो भाई तुम नहीं निकाल सकते, तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम इस सेब का एरिया निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका एरिया लगातार चेंज हो रहा है, यहां शेप कुछ और है, यहां शेप कुछ और है, यहां शेप कुछ और है, लगातार इसके शेप में चेंज हो रहा है, लगातार इसके एरिया में चेंज हो रहा है। और जहां पे लगातार चीजें चेंज होती हैं और उन सारे चेंजेस को तुम्हें एक साथ एक्यूमुलेट करना होता है, एक साथ जोड़ना होता है, एक साथ उनका निचोड़ निकालना होता है, तब तुम्हें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। और यही कैलकुलेटिव मेथड कहलाता है इंटीग्रेशन। तो मेरा ख्याल है तुम अब तक ये पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन वो कैलकुलेटिव मेथड है जिससे तुम इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। इंटीग्रेशन वो कैलकुलेटिव मेथड है जिससे तुम इस चावल के दाने का, उस थैली का, जो 5 किलो की थैली पर चावल की है, उसका पूरा रेट निकाल सकते हो। और ये जरूरत क्यों पड़ती है? ये सारे एग्जांपल्स तुम्हें इस बात की गवाही देते हैं कि यहां जरूरत पड़ेगी, उस रोड को बनाने में जरूरत पड़ेगी, इस सेब का एरिया निकालने में जरूरत पड़ेगी, उस इमारत को निकालने में जरूरत पड़ेगी। अब हम ये देखेंगे कि हाँ, ये सारी जरूरत है हमारी। अब हम देखेंगे कि ये काम करा कैसे जाएगा, इस सेब का एरिया निकाला कैसे जाएगा, इस चावल की दाने के थैले का रेट निकाला कैसे जाएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने भोला और एप्पल वाली दोनों प्रॉब्लम्स को एक फिजिकल लैंग्वेज में, यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में लिख लिया है। जैसे मैं अगर भोला के पहले केस की बात करूं तो वहां पे 6 रुपए के हिसाब से 6 केले थे। अगर मैं यहां पे एक फॉर्मूले के टर्म्स में इसको लिखना चाहता हूं तो हर बच्चा जानता है कि दैट वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे फोर्स 6 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी 6 है। तो आसानी से हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं दैट वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देन 6 इनटू 6 और 36 जूल यहां पे वर्क डन हो जाएगा, जो कि हमने वहां पे भी निकाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पे टोटल रेट था ये। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो ये भोला का दूसरा केस है, और यहाँ पे कुछ 2 रुपए के हिसाब से 2 सेब थे, और 3 रुपए के हिसाब से 3 अनार थे, और 4 रुपए के हिसाब से 4 अमरूद थे। अगर हम यहाँ पे W1 और W2 और W3 के वैल्यू निकालना चाहें तो W1 होगा F1 इंटू S1, W2 होगा F2 इंटू S2 और W3 होगा F3 इंटू S3। बिल्कुल होगा। अगर मैं W1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 3, ये 4 इंटू 4। W1 मेरे पास निकल के आएगा 4 जूल, ये निकल के आएगा 9 जूल, ये निकल के आएगा 16 जूल। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूं तो वो आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 विल बी 4 प्लस 9 प्लस 16 और टोटल वर्क डन विल बी 29 जूल। और यहां तक तो बात हमने वहां भी कर ली थी। बट अगर हम उस चावल की थैली की बात करें तो ये वो चावल की थैली है जिसके अंदर हर चावल के दाने के जो रेट है वो अलग है। उस चावल के दाने की थैली जो थी, उस थैली को मैंने एक फंक्शन से लिखा है जो कि फंक्शन है f इक्वल्स टू s स्क्वायर। मतलब अगर मैं s की वैल्यू 1 रखता हूं तो f भी 1 होगा, 2 रखता हूं तो f 4 हो जाएगा, 3 रखता हूं तो f 9 हो जाएगा, 4 रखता हूं तो f 16 हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अगर मैं यहां पे f की वैल्यू निकालूं तो यहां पे f की वैल्यू 1 रहेगी, बट यहां पे f की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहां f की वैल्यू 9 हो जाएगी, यहां f की वैल्यू 16 हो जाएगी, यहां f की वैल्यू 25 हो जाएगी। और 1 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में, 4 और 3 के बीच में फिर तमाम ऐसे वैल्यूज होंगे 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, 1.3 वगैरह वगैरह, जितने भी वैल्यूज हैं वहां भी फोर्स की वैल्यू चेंज करेगी। मतलब ये वो फंक्शन है, ये वो चावल की थैली है जहां पे हर चावल के रेट का अलग है, जहां पे हर चावल का रेट अलग है। ये वो फंक्शन है जहां पे जैसे ही तुम डिस्प्लेसमेंट रखते हो तो हर डिस्प्लेसमेंट की हर वैल्यू के लिए फोर्स का वैल्यू अलग है। यहां हम कैलकुलेशन कर पा रहे थे क्योंकि यहां पे हमारे पास फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अगर चेंज हो भी रही थी तो सिर्फ इतना पार्ट सिमिलर था, इतना पार्ट सिमिलर था, इतना पार्ट सिमिलर था। सिर्फ 3 बार चेंज हुआ और इतने एरिया में फोर्स चेंज नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे फोर्स चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो कोई एरिया ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे तो कोई एरिया ऐसा है ही नहीं जहां पे फोर्स चेंज ना हो रहा हो। यहाँ पे तो कोई चावल का दाना ऐसा है ही नहीं जिसके रेट अलग ना हो। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कैसे। तो पहले तो मैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग का ट्रिक बताता हूं जो 16वीं शताब्दी में वो लोग अप्लाई करते थे। जैसे ये सेब है, हमने वो एप्पल आईफोन की बात करी थी, तो आईफोन के उस एप्पल को मैंने कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ लिया है। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो जितनी भी स्ट्रिप मैं इसके अंदर रखूंगा उन सब का एरिया मुझे मालूम होगा। मतलब इसका अभी टोटल जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स प्लस शेडेड एरिया, और यही शेडेड एरिया मुझे अब भी दिक्कत दे रहा है।
क्योंकि अभी भी मेरे पास कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ थोड़ा एरिया ऐसा है जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता, मतलब इसका टोटल एरिया अभी तक मैं फाइंड नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की जो नंबर है उसको और इंक्रीज कर दूं। यहां देखो, यहां मैंने इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की जो नंबर है उनको और इंक्रीज कर दिया है, तो तुम देखोगे यहां पे शेडेड एरिया और भी ज्यादा कम हो गया है। और अगर मैं इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को और एक स्टेप आगे लेकर के जाऊं, मतलब इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के नंबर को और इंक्रीज कर दूं, तो ये तुम देखोगे कि इन शेडेड एरियाज की वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल रह जाएगी। और एक और स्टेप आगे जाने पर अगर मैं इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के नंबर को इनफाइनाइट कर दूं, तो शेडेड एरिया बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल गिनने लायक नहीं बचेगा, और तुम्हें उस सेब का टोटल एरिया मिल जाएगा। बट ये बातें बोर्ड पे अच्छी लग रही हैं, ये बातें लिखने में अच्छी लग रही हैं, ये बातें बोलने में अच्छी लग रही हैं। अगर तुम वाकई इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया निकालने बैठो और फिर उन सब एरिया निकालने के बाद उन सबको एक्यूमुलेट, सबको जोड़ो, तो तुम्हें वाकई इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का मतलब पता चलेगा, तुम्हें वाकई इसको करने में हवा टाइट हो जाएगी। तो ऐसा क्या शॉर्टकट हमें मिला 17वीं सेंचुरी में, 100 साल बाद, जब न्यूटन और लैंग्वेज ने हमें वो मेथड दिया जिससे हमारे लिए ये काम करना चुटकियों का काम बन गया। हम देखेंगे वो मेथड क्या था। अब कुछ बच्चे, मान लो इस वाली प्रॉब्लम पर अगर हम आते हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, अगर हम उस थैली का हमें टोटल रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे W = F × S, टोटल वर्क डन = टोटल फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, टोटल फोर्स इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, W = 5 × 25। लो जी, 125 जूल वर्क डन आ गया। बहुत बढ़िया। जो ये काम करेगा बिल्कुल घोंचू है, वो किसी काम का बच्चा नहीं है वो। क्यों? क्योंकि तुमने ये तो कहा है, सही बात है, कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर का है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का है, लेकिन टोटल फोर्स 25 थोड़ी है। अरे टोटल फोर्स 25 होता तो 16 9 ही 25 हो जाते। फिर ये कहां गया, ये कहां गया? और बीच में जो छोटे छोटे फोर्सेस आ रहे हैं 0.1 डिस्प्लेसमेंट के, 0.2 डिस्प्लेसमेंट के, 1.1 डिस्प्लेसमेंट के, 1.2 डिस्प्लेसमेंट के, वो फोर्स कहां गए? टोटल फोर्स 25 नहीं है मेरे भाई। तो क्या करेंगे? जरूरत है उस बात की कि हम एक ऐसी चीज निकालें, एक ऐसी फंक्शन को डिराइव करें जो हर चावल के दाने को सेटिस्फाई कर दे। जरूरत है इस पूरे फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की, छोटे छोटे चावल के दानों में तोड़ने की। कितना छोटा? देखो कैलकुलस हमें सिखाती है, जब भी हमें कोई x लेंथ का छोटा सा वैल्यू चाहिए होता है तो उसे हम प्यार से dx बोलने लगते हैं। तो मैंने क्या करा, यहां से यहां तक के, 0 से लेकर के लेट्स से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट को मैंने कुछ x मान लिया। 0 से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट को मैंने कुछ x मान लिया, और ये x कुछ भी हो सकता है, ये यहां से यहां तक के कुछ सारे के सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह तुम 0.1 दे सकते हो, x की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, 0.1 0.2 0.3 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हो आराम से। तो ये x जो है इन सारे डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब मैंने एक काम और करा, इससे छोटा सा, इससे आगे छोटा सा एक और डिस्प्लेसमेंट लिया है जिसे मैं प्यार से बोल रहा हूं dx। और dx क्या है? इस x का छोटा सा, इस x से आगे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत 2 कोड़ी का डिस्प्लेसमेंट है। ये दिखाने के लिए तुम्हें बड़ा दिखाया गया है, लेकिन है बहुत छोटा। डेल्टा x लगभग 0 के बराबर है, जैसा हमने डिफरेंशियल वाली वीडियो के अंदर करा था कि लगभग 0 के पास लेकिन 0 नहीं। तो बात करते हैं इससे हमें फायदा क्या मिला। अगर तुम ध्यान से देखो, मैं यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं वो x है, बिल्कुल है। यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को फाइंड करना चाह रहा हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई? x², क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं x रखूंगा तो फोर्स आ गया x², कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं निकालना चाहूं, क्योंकि यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट था वो x था, और अगर मैं पूछूं कि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x + dx, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट के लिए फोर्स का वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा? x + dx², बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, जो dx है वो लगभग 0 के बराबर है। मतलब अगर ये x में ऐड भी हो जाए, 0 अगर x में ऐड भी हो जाए तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लगभग ही 0 ही है, तो ये भी x² ही आएगा। मतलब मुझे अब वो एरिया मिल गया जहां पे फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है।
dx एक ऐसा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जहां पे फोर्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही है, लगभग एक्स स्क्वायर ही है। इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर मैं इस dx डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालूं, dx एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं छोटा सा वर्क डन निकालूं, dw निकालूं, तो कितना आएगा? फोर्स dx के अंदर कितना फोर्स है? फोर्स कितना है? एक्स स्क्वायर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। कितना है डिस्प्लेसमेंट? dx। तो अब मुझे dx छोटे 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 जितने भी चावल के दाने हैं उन सब का वर्क डन में निकाल सकता हूं। x की वैल्यू रखो, हर दाने का भाव निकाल लो। x की वैल्यू रखो, जितने भी दाने तुम्हारे पास है उन सब का भाव निकाल लो। लेकिन अब तुम भाव तो निकाल सकते हो, हर दाने का रेट तुम्हें पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन दानों को जोड़ना भी तो है, और जोड़ना ही तो क्या होता है? जोड़ना ही इंटीग्रेशन होता है। ये जो साइन है, ये सम का साइन है, एस है ये, और वहीं से लिया गया है। ये सम का साइन है। सम कहां से कहां तक करना है जी? हमें जीरो से लेकर के, जब वर्क डन जीरो था और जब वर्क डन डब्ल्यू हो गया, वहां से वहां तक हमें वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। हमें जीरो वैल्यू से लेकर के, जब बिल्कुल भी रेट नहीं था किसी चावल का, और सबसे ज्यादा जो रेट था वहां तक का हमें रेट चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? डिस्प्लेसमेंट चाहिए जीरो से लेकर के 5 तक का। लो जी, 0 से 5 तक हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ऐसा ही तो कुछ होता है। अरे ऐसा ही तो कुछ होता है जिसे तुम इंटीग्रेट करते हो। ऐसा ही तो कुछ होता है जिसको तुम इंटीग्रेट करते हो। अब बात बहुत बड़ी आती है निकल के, एक और बहुत बड़ा सवाल एक और निकल के आता है कि हाँ, मान लिया कि यहाँ पे हम जब dw को जोड़ देंगे, ये सम का निशान है, ये जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? w निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये कैसे पता कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? हमें क्या पता एक्स स्क्वायर के क्या होगा इंटीग्रेशन? नहीं पता ना। कैसे हम मान लें? हमने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है, हमने पढ़ रखा है कि x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। लेकिन हम कैसे मान ले? हम तो नहीं मान रहे ना। तो मत मानो भाई, मैं बताऊंगा तुम्हें, बेफिक्र रहो। अब आ जाओ इस मामले पे। अगर मैं किसी तरह से, ध्यान से बात समझो, अगर मैं किसी तरह से इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को a मान रखा है ना मैंने, ये पूरा एरिया कितना है भाई? a है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को dx विद आगे ले जाऊं, थोड़ा अगर एरिया में चेंज कर दूं थोड़ा सा, लेट्स से ये हमारा dA है, बहुत 2 कौड़ी का है, बहुत छोटा सा है। अगर मैं किसी तरह से, मैंने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में बताया था रेट ऑफ चेंज कैसा निकालते हैं। अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकालूं कुछ dx विद पे, जो कि बहुत छोटी है, डेल्टा एक्स है, बहुत ही छोटा, तो ध्यान से बात समझो, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा भाई? चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्योंकि मैंने क्या बताया, इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारे पास जो विड्थ है इनकी, इन सब की dx विद है, बहुत छोटी छोटी है, बहुत ही 2 कौड़ी के हैं ये स्ट्रिप्स, dx विद की हैं सारी की सारी dx विद की हैं। समझ में आई क्या बात? चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन लेंथ। आ रही है बात समझ? अब मुझे क्या मिला, ध्यान से बात समझो। चेंज इन एरिया कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? ये एरिया होगा कितना भाई? देख लेते हैं कितना होगा भाई। ये लेंथ हो गई fx, ये लेंथ हो गई fx, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ। ब्रेथ कितनी है इसकी? dx, कोई दिक्कत नहीं, dx। अपॉन में क्या चल रहा है? dx। लो जी, dx से dx कैंसिल, क्या मिला? फंक्शन मिला। क्या मतलब? अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना चाह रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मुझे वापस से क्या मिल रहा है? मुझे फंक्शन मिल रहा है। और ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे भी मैंने, ध्यान से समझो, मैंने यहां पे भी क्या निकाला था? अगर तुम ध्यान से समझो, मैंने यहां पे भी देखो, अगर dw के अपॉन में मैं dx को लेके आ जाऊं, तो dw अपॉन dx क्या निकल के आ रहा है? फंक्शन निकल के आ रहा है। एक्स स्क्वायर ही तो फंक्शन था। तो यहां पे मैंने वर्क डन का रेट ऑफ चेंज निकाला है एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहां पे मैंने एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाला है एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा एक शॉर्टकट। क्या? अगर किसी तरह से तुम देख रहे हो ना कि एरिया का जो डेरिवेटिव है वो fx आ रहा है,
एरिया का जो डेरिवेटिव है वो fx आ रहा है, जो हमारा वर्क डन का डेरिवेटिव है वो ये फंक्शन बता रहा है, वो एक्स स्क्वायर को बता रहा है। तो अगर किसी और मेथड से, अगर मैं भूल जाऊं कि मुझे एरिया फाइंड नहीं करना है, अगर मैं भूल जाऊं कि मुझे इसका थैली का रेट फाइंड नहीं करना है, अगर किसी और तरीके से, किसी भी तरीके से मैं ये फाइंड कर लूं कि ये जो डेरिवेटिव आया है, ये जो dw/dx आया है, ये जो एक्स स्क्वायर आया है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाऊं, अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊं, किसी तरह से मैं एक ऐसा फंक्शन डिराइव कर लूं, एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लूं जिसका डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन हो, जिसका डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन हो, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो उसका इंटीग्रेशन बताएगा, ऑटोमेटिकली मुझे उसका वो एरिया बताएगा, ऑटोमेटिकली मुझे वो इसका इस थैली का रेट बताएगा। लेकिन वो फंक्शन होगा क्या? कुछ बच्चों को अभी तक बात समझ में नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस सारी बातों को मिटाते हैं और एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत ही इजीली इसको और समझते हैं। बात इतनी सी है, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर हम इस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो हमें एफ एक्स मिल रहा है, मतलब वो फंक्शन मिल रहा है। अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज इन द वर्क निकाल रहे हैं तो हमें वही फंक्शन वापस से मिल रहा है। मगर अगर मैं क्या करूं, इसलिए अगर मैं क्या करूं, ऐसा कोई फंक्शन निकाल लूं, किसी और तरीके से ऐसा कोई फंक्शन निकाल लूं जिसका डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसका इंटीग्रेशन होगा, वो ऑटोमेटिकली ये रेट बताएगा, ऑटोमेटिकली ये एरिया बताएगा, ऑटोमेटिकली उस थैली का रेट बताएगा। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? एक और लेते हैं काम, बेफिक्र रहो, एक और इजी एग्जांपल लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक गैस नहीं करा है उसके लिए मैं बहुत ही एक प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, जिसको तुमने पिछली वीडियो, डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में देखा था कि मैंने एक फंक्शन लिया था y = x², और उसका हमने डेरिवेटिव निकाला था दैट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x = 2x। ये x² का डिफरेंशिएशन 2x आया था, बिल्कुल सही बात है, 2x आया था। लेकिन जैसे यहां पे ये x² आया है, जैसे dy/dx x² आया है, यहां पे तुम देखो ध्यान से, x² आया है। अगर मैं ये सोचूं, अगर मैं किसी तरह से ये सोच लूं कि x² किसका डिफरेंशिएशन है, अगर मैं किसी तरह से वो फंक्शन निकाल लूं जिसका डिफरेंशिएशन x² है, तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे काम करेंगे, बताओ जरा, दिमाग लगाओ जल्दी से ध्यान से कि x² किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसका? बिल्कुल बिल्कुल देखो ध्यान से, x² डिफरेंशिएशन हो सकता है किसका, किसका? अगर मैं कोई फंक्शन ले लूं x⁻³ x⁻³ करिए जरा इसका डिफरेंशिएशन, करो डिफरेंशिएशन, कितना आएगा इसका? 3x⁻²/3x⁻, अरे nx⁻n-1 होता है ना, निकलवाया था लास्ट वीडियो के अंदर। x⁻n का डिफरेंशिएशन nx⁻n-1 होता है। क्यों होता है ये भी बताया था। अगर मैं यहाँ पे n आगे ले लूं, x⁻³ - 1 यानी n-1 करूं, अपॉन में 3 चल रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, आया ना मेरे पास x²। मतलब मुझे पता चल गया कि x² किसका डिफरेंशिएशन है, x² x⁻³ का डिफरेंशिएशन है। और x⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x⁻² + 1 / 2 + 1। अरे यही तो इंटीग्रेशन है भाई, यही तो इंटीग्रेशन है मेरे भाई। अगर हम क्या करते थे, अगर हम क्या करें, इस x² को मैं ना लूं, अगर मैं इस x² की जगह x⁻n ले लूं तो ये क्या आएगा, ये nx⁻n-1 आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन nx⁻n-1 किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, बताओ? ये x⁻n जो है, ये x⁻n, ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? बिल्कुल बताऊंगा मैं। ये x⁻n पता है किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये x⁻n जो होगा, ये x⁻n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन होगा। x⁻n जो है वो x⁻n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन होगा। जिस तरह से x² किसका डिफरेंशिएशन था, ये x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1 का डिफरेंशिएशन था। इसीलिए x⁻n जो है वो x⁻n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन होगा। करके देख लो, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो क्या आएगा, n x⁻n-1, बिल्कुल ये आएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, n+1, n+1 से n+1 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, क्या बचा, x⁻n बचा। तो इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंशिएशन को उल्टा करके आए हैं। इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो डिफरेंशिएशन को उल्टा करके आए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर मैं किसी तरह से एक ऐसा फंक्शन निकाल लूं जिसका डिफरेंशिएशन ये वाला फंक्शन हो,
जिस तरह मैंने यहां निकाला है कोई ऐसा फंक्शन, ये x की पावर 3/3 जिसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 होगा। इसीलिए हम लिखते हैं x की पावर 2+1/2+1, ये x की पावर 3/3 ही तो है। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दो, बिल्कुल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो मैं मानता हूं कि अब तक तुम्हें सारी बातें जो हैं इंटीग्रेशन के मतलब में समझ में आ गई होंगी। और उन बच्चों के लिए अब देखो ध्यान से बात समझो, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ x से डील करनी होती है, हमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलते हैं जिनसे हमें डील करनी होती है इंटीग्रेशन के अंदर। तो बहुत सारे भले मानस ऐसे हुए हैं जिन्होंने जिन्होंने तुम्हारे लिए पहले से ही वो फंक्शन डिराइव कर रखे हैं, जिनका फंक्शन वो वाला इंटीग्रेशन है। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे वो फंक्शन निकाला है जिसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर था, ऐसे ही बहुत सारे भले मानस ऐसे हैं जिन्होंने बता रखा है कि भाई ये डिफरेंशिएशन किसका है। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसीलिए हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है ना, उल्टा है बिल्कुल दोनों एक दूसरे से। तो बहुत सारे भले मानस ऐसे हैं जिन्होंने उन सारे फंक्शंस को पहले से ही निकाल के रख रखा है, जिन्हें तुम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज कहते हो। तो मैं भी एक भला मानस हूं, मैंने भी तुम्हारे लिए एक काम करा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF दे दी है तुम्हें, जिसके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। और जो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, उनके लिए एक रेड कॉलम बना रखा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रेड कॉलम वाले फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। और जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, उन्हें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। बहुत कोशिशों के बाद मैं मानता हूं कि तुझे इंटीग्रेशन का मतलब कहां कहां जरूरत पड़ती है, कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे जरूरत पड़ती है, क्यों x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 होता है, ये सारी बातों का जवाब तुझे मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब तू पढ़ ले मेरे भाई, चल पढ़ ले, चल हो गया पढ़ ले बस।